हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं पावर जनरेशन के बारे में, यानी कि शक्ति उत्पादन के बारे में। पावर जनरेशन की आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पावर जनरेशन के बारे में हमने कल समझा था कि जो गैर परंपरागत और परंपरागत जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा पावर का जनरेशन किया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कल हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो कभी खत्म किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसे कभी ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। कल हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ लिया था और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में समझेंगे, टर्बाइनों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मान लीजिए आज की क्लास जो है पावर जनरेशन की लास्ट क्लास रहने वाली है और केवल 2 ही क्लास का ये चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अब की बार केवल एक ही सवाल इस चैप्टर से आया हुआ था। जो ये हरियाणा LMS का एग्जाम हुआ था उसके अंदर केवल एक सवाल आया हुआ था और वो क्लास के लास्ट में बताऊंगा आप सभी को वो कौन सा सवाल आया हुआ था। ठीक है भाई, इसलिए क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल भी बहुत एक एक सवाल होता है एग्जाम में जहाँ से सिलेक्शन कट सकता है, इसलिए एक एक सवाल हमें पक्का करके चलना अपना शुरू से ही। आज शुरू करेंगे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से। सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के में ना जो ईंधन होगा, ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? परमाणुओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो होते हैं यूरेनियम। क्या होते हैं? यूरेनियम। इसके भी कई आगे वो होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 233 हो गया। ठीक है, इनका प्रयोग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। और यूरेनियम के अलावा जो होता है प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम, थोरियम हो गया। जो यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है ना दोस्तों, ये नेचुरल फ्यूल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल फ्यूल। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो नेचुरल फ्यूल है कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम होता है और प्लूटोनियम होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो क्षमता होती है ना वो 35 से 40% होती है भाई। 35% से 40% के बीच में इसकी क्षमता होती है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम समझिए। डायग्राम में ये देखिए, जो इधर ये आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। और उससे आगे का पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा और पावर प्लांटों में होता है। यहाँ से क्या है? यहाँ से इस इन पाइपों के में से पानी चलता है। ठीक है, जो कि भाप में बदल जाता है। किसमें? स्टीम में बदल जाता है इसकी गर्मी के कारण। ठीक है, फिर वो स्टीम जो है टरबाइन पर जाकर लगती है। फिर वो जो पानी है जो टरबाइन से भाप निकलती है, उस भाप को ये कंडेंसर फिर से पानी में बदल देता है, भाप को। ठीक है, और ये पानी फिर से इस पाइप के द्वारा इन्हीं पाइपों में घूमता हुआ रह जाता है। और यहाँ पर जनरेटर जो है, अल्टरनेटर जो होता है वो टरबाइन के साथ कपल रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन कैसी रोड लगी होती है, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसके अंदर 5 चीज़ें होती है। एक होता है मॉडरेटर, एक होता है रिफ्लेक्टर, एक होता है कंट्रोल रोड, एक कूलेंट होता है और एक रेडिएशन शील्ड होती है। और ईंधन भी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, जैसे जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसी के अंदर मॉडरेटर होता है, इसी के अंदर कंट्रोल रोड होती है और जो रेडिएशन शील्ड होती है ये बाहर की परत होती है। इसके आगे समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मॉडरेटर को समझिए। मंदक क्या होता है? मंदक का कार्य होता है जो इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं ना। आप सभी को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो पता ही है, सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। ठीक है, जो इसके अंदर मॉडरेटर होता है ना, इसका कार्य ये होता है कि जो इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो गति होती है ना बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसलिए इन न्यूट्रॉन की गति को धीमे करने के लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया होगा? न्यूट्रॉन की गति को धीमे करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। और मंदक में जो हम यूज करते हैं जो पदार्थ, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, बेरिलियम, इन 2 धातुओं का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? मॉडरेटर के रूप में। ठीक है भाई। एक होता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर का कार्य होता है जो इसके अंदर न्यूट्रॉन है,
न्यूट्रॉनों को रिफ्लेक्ट करना, न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। उससे आगे है कंट्रोल रोड। नियंत्रण छड़ का इस्तेमाल क्या होता है, जो इसके अंदर विखंडन क्रिया होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं विखंडन क्रिया। विखंडन क्रिया होती है जिसके द्वारा इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं न्यूट्रॉनों को कम करने के लिए, इनको सोखने के लिए हम कंट्रोल रोड का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल रूम रोड के लिए हम कैडमियम और बोरोन धातु का इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम और बोरोन, जो ये धातुओं के नाम बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो मॉडरेटर है, मॉडरेटर के रूप में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्रेफाइट का और बेरिलियम का। रिफ्लेक्टर का क्या कार्य होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करने का कार्य होता है। कंट्रोल रोड का कार्य है, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको सोखने का कार्य है कंट्रोल रोड का होता है। कंट्रोल रोड के रूप में हम कैडमियम और बोरोन का यूज करते हैं। उससे आगे है कूलेंट यानी कि शीतलन। उसको न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भारी पानी का यानी कि भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, भारी जल का। और भारी जल का जो केमिकल नेम होता है वो होता है D2O। क्या नाम होता है, D2O नाम होता है भारी जल का केमिकल नेम, ठीक है। और कूलेंट के रूप में हम लिथियम का भी इस्तेमाल करते हैं, लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका, लिक्विड सोडियम का, लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और लिथियम का भी। और भारी जल का तो इस्तेमाल करते ही हैं यानी कि D2O का। अब बात करें रेडिएशन शील्ड का, शील्ड की, ये क्या होता है, देखिए जब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसके अंदर एक, मैंने आपको बताया यहाँ पर एक क्रिया होती है विखंडन क्रिया। न्यूक्लियर अभिक्रिया जो होती है ना उसके कारण जो है इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन निकलती है। इससे क्या निकलती है, इससे इससे निकलती है बहुत ज़्यादा रेडिएशन। और वो रेडिएशन जो है आदमी, मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। वो क्या है, पूरे शरीर को भी जला देती है। इसकी ज़्यादा जो रेडिएशन हो जाती है तो शरीर जलने लग जाता है इसमें। एक मूवी आई थी जो सरनोबिल के नाम थे, किसे, सरनोबिल। उसमें बताया गया है कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फट जाता है कहाँ पर, जो यूक्रेन होता है ना, यूक्रेन देश, यूक्रेन देश में क्या हुआ था एक बार, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है ये फट गया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है सरनोबिल, आप उसे देखकर आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। यूक्रेन में क्या हुआ था, एक बार हादसा हो गया था जिससे जो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, ठीक है। उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है सरनोबिल, उसे आप देख सकते हैं। उससे आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है भाई। रेडिएशन शील्ड, इसलिए जो बाहर रेडिएशन ना निकले, इस रिएक्टर से रेडिएशन बाहर ना निकले, इसलिए इसके चारों तरफ एक रेडिएशन शील्ड बना दी जाती है, ठीक है भाई। उम्मीद आपको इतना समझ आ गया होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। अब आगे समझते हैं टरबाइनों के बारे में कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन यूज होती है, थर्मल पावर प्लांट में कौन सी यूज होती है, गैस या डीजल वाले में कौन सी होती है। सबसे पहले समझते हैं थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज होगी ना उसकी गति रहती है हाई, यानी कि उच्च गति रहती है, लगभग 3000 RPM। इसलिए जो इसके अंदर अल्टरनेटर यूज किया जाता है वो नॉन सेलिएंट प्रकार का होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है। और इसमें दो प्रकार की टरबाइन होती है, एक होती है आवेग, एक होती है आवेग और एक होती है प्रतिक्रिया। दो प्रकार की टरबाइन इसमें होती है। आवेग का क्या मतलब है, यहाँ पर आवेग टरबाइन ऐसी टरबाइन होती है जिसमें जो भाप होती है ना, जो वाष्प होती है वो नोजल में से होकर गुजरती है, किसमें से, नोजल में से पूर्ण विस्तार करती है वो, यानी कि पूरी नोजल में से होकर गुजरती है। जिसके कारण जो टरबाइन के ब्लेड है ना, टरबाइन के ब्लेड पर जो वाष्प लगती है ना जाकर, वो एक समान लगती है, यानी कि हर एक ब्लेड पर एक समान वाष्प जाकर लगती है, जिससे जो है वो
सही अच्छे तरीके से घूमता है टरबाइन। ठीक है भाई। ये आवेग में क्या होता है, जो भाप होती है वो नोजल में से पूरी तरीके से गुजरती है, पूर्ण रूप से विस्तार करते हुए चलती है, जिसके कारण टरबाइन के ब्लेडों पर ना जो वाष्प है वो पूरे अच्छे तरीके से लगती है, यानी कि समान लगती है हर एक ब्लेड पर। लेकिन प्रतिक्रिया में क्या होती है, प्रतिक्रिया में जो वाष्प होती है, जो भाप होती है, वो नोजल में से कुछ थोड़ा बहुत नोजल में से होकर गुजरती है मान लीजिए, यानी कि आंशिक आंशिक विस्तार करती है वो, आंशिक विस्तार नोजल में से। इसलिए जो ब्लेडों पर ना एक समान दाब नहीं लग पाता है, प्रतिक्रिया में क्या होता है, एक समान दाब नहीं लगता है ब्लेडों के ऊपर। ठीक है। ये तो बात हो गई थर्मल पावर प्लांट की, जिसमें आवेग और प्रतिक्रिया दो प्रकार की टरबाइन होती है। समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट, जब आपको हाइड्रो पावर प्लांट मैंने बताया था तभी मैंने आपको टरबाइनों के बारे में बता दिया था। जो टरबाइन होती है ना, इसमें वो पानी का दबाव कितने ऊपर से गिराया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया था पेल्टन व्हील, किसके बारे में बताया था, पेल्टन व्हील के बारे में बताया था। ये जो टरबाइन होगी ना, ये बहुत ही उच्च, यानी कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जाएगा, लगभग 100 मीटर से ऊपर, 100 मीटर से ऊंचे से जहाँ पर पानी टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, वहाँ पर पेल्टन व्हील का इस्तेमाल किया जाता है भाई। इसलिए इसका प्रयोग ना नीच, यानी कि जो छोटे, जहाँ से कम ऊंचाई से पानी गिराया जाता है, निम्न शीर्ष से जहाँ पर पानी गिराया जाता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका ब्लेडों का जो आकार होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जो इसका रनर होता है ना, उसका आकार और व्यास बहुत ही अधिक होता है। और जो पेल्टन व्हील जो टरबाइन होता है, ये आवेग प्रकार का टरबाइन होता है। किसका, आवेग, आवेग प्रकार का टरबाइन होता है। एक होता है इसके अंदर फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। इसका प्रयोग कहाँ, उच्च और मध्यम के लिए किया जाता है। उच्च और मध्यम शीर्ष से जहां पर पानी गिराया जाता है वहां पर हम फ्रांसिस का प्रयोग करते हैं। और ये जो है ना, ये होता है प्रतिक्रिया टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन। और इसके जो ब्लेडों पर पानी जो लगता है ना जाकर, वो रेडियली लगता है। कैसा लगता है, रेडियली, यानी कि त्रिज्यीय रूप में लगता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब आगे समझते हैं जो कैपलान प्रकार का टरबाइन होता है। कौन सा, कैपलान। कैपलान जो टरबाइन प्रयोग होता है, ये निम्न शीर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न और मध्यम के लिए, निम्न और मध्यम के लिए। और कैपलान भी जो है प्रतिक्रिया प्रकार का टरबाइन होता है। कैसा होता है, प्रतिक्रिया प्रकार का टरबाइन होता है। और इसमें जो पानी इसके ब्लेडों पर लगेगा ना, वो एक्सियली लगता है, यानी कि एक्सियली। यहाँ पर हमने समझा फ्रांसिस में कैसा लगता है, रेडियली, यानी कि त्रिज्यीय रूप से। और कैपलान में अरीय रूप से लगता है, यानी कि एक्सियली। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये किसके लिए प्रयोग होता है, निम्न और मध्यम शीर्ष के लिए प्रयोग होता है। और इसके अंदर ब्लेडों की संख्या लगभग 16 से 24 होती है। कितनी, 16 से 24 होती है। फ्रांसिस के अंदर जो है केवल 3 से 6 ब्लेडें होती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रांसिस जो टरबाइन होगा उसके अंदर ब्लेडों की संख्या 3 से 6 होती है। और कैपलान प्रकार का जो टरबाइन होता है उसके अंदर 16 से 24 प्लेटें होती हैं, ब्लेड होती हैं। और कैपलान प्रकार के टरबाइन को ना हम उल्टा भी घुमा सकते हैं। उल्टा घुमाने से क्या है, ये एक मोटर की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। किसकी, मोटर या फिर पंप की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देता है। एक होता है प्रोपेलर, एक होता है प्रोपेलर टरबाइन। ये केवल निम्न शीर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, केवल निम्न शीर्ष के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोपेलर टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा। और ये टरबाइन भी प्रतिक्रिया टरबाइन होता है।
अगर हम केवल पेल्टन व्हील को छोड़ देना, पेल्टन व्हील केवल आवेग प्रकार का होता है, वही एक ऐसा टरबाइन होता है थर्मल पावर प्लांट में, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में, जो आवेग प्रकार का होता है। नहीं तो फ्रांसिस, चाहे कैप्लान की बात करें, चाहे प्रोपेलर टरबाइन की बात करें, ये तीनों जो है प्रतिक्रिया प्रकार के टरबाइन होते हैं। ठीक है भाई। एक होता है गैस टरबाइन, गैस टरबाइन, इसको हम कंबसन टरबाइन भी कहते हैं, कंबसन। क्या कहते हैं? कंबसन टरबाइन भी कहते हैं। ये जो है गैस पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी के सामने एक टेबल है, इस टेबल को आप अपने नोट्स में लिख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें क्या बताया गया है कि जो लोड के प्रकार पर कौन सा पावर प्लांट अच्छा रहता है, कौन सा किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, जैसे सबसे पहले बताया गया है लोड टाइप, यानी कि भार प्रकार में, कि जो थर्मल पावर प्लांट है, या हाइड्रो पावर प्लांट है, और यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो केवल बेस लोड के लिए तैयार किया गया है। हाइड्रो पावर प्लांट बेस और पीक लोड दोनों के लिए तैयार किया गया है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट केवल बेस लोड के लिए बनाया जाता है। ठीक है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे स्टार्टिंग टाइम, शुरू करने में कितना टाइम लगता है, थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसको केवल 10 से 15 सेकेंड ही लगते हैं चालू होने में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाइड्रो से अधिक टाइम लगता है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट से कम टाइम लगता है। एफिशिएंसी की बात करें तो तापीय शक्ति की 25 से 30% होती है एफिशिएंसी। हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी 85 से 90% होती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की 35 से 40% होती है। ईंधन की आवश्यकता की बात करें, तापीय थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा ईंधन चाहिए, क्योंकि जो कोयला है वो बहुत ज्यादा लगता है इसके अंदर। हाइड्रो पावर प्लांट में लगभग शून्य है, क्योंकि जो पानी है वो चलता हुआ नहरों में रहता है, उसी से जो है बिजली बना ली जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में थर्मल से तो कम चाहिए, लेकिन हाइड्रो से अधिक चाहिए। स्थापित लागत की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की सबसे कम लागत होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे अधिक लागत होती है भाई। हालांकि इसकी जो रनिंग लागत है वो तो कम होती है, लेकिन जो इसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाइड्रो से तो कम होती है, लेकिन तापीय से अधिक रहती है। अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो तापीय की सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रो की सबसे कम, और न्यूक्लियर की मध्यम रहती है, हाइड्रो से कम और तापीय से अधिक रहती है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर ना तापीय से तो कम आएगा यहाँ पर, और हाइड्रो से अधिक आएगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर तापीय से तो कम आएगा। ये जो रनिंग कॉस्ट होती है ना वो तापीय से भाई कम होती है इसकी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, लेकिन हाइड्रो से ज़्यादा होती है। आवश्यकता की बात करें, हाइड्रो से अधिक, न्यूक्लियर से कम होती है। ठीक है भाई, सबसे कम इसमें जो इंजीनियरों की बात हो रही है यहाँ पर, आवश्यकता जो इसको चलाने के लिए, हाइड्रो से अधिक लेकिन न्यूक्लियर से कम होती है। अब हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे कम कुशल इंजीनियरों का भी काम चल जाता है यहाँ पर, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना भाई, यहाँ पर सबसे अधिक कुशल इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी इसको चलाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए। ठीक है, अब इनकी लाइफ की बात करें तो क्या है, तापीय की सबसे अधिक, तापीय की होती है कम जिंदगी, लगभग 20 से 25 वर्ष तक इसकी रहती है। और हाइड्रो पावर प्लांट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 100 से 125 वर्ष। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की तापीय से अधिक रहती है इसकी लाइफ, और हाइड्रो से कम रहती है भाई। ठीक है, और अल्टरनेटरों की बात करें, अल्टरनेटर तापीय के अंदर यूज होते हैं नॉन सेलिएंट प्रकार के, हाइड्रो के अंदर होते हैं सेलिएंट प्रकार के, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी सेलिएंट प्रकार के जो है यूज होते हैं, जिनके अंदर कम गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक चीज और है कि जो स्टैंड बाय लॉस है वो किसके अंदर होते हैं, स्टैंड बाय लॉस सबसे कम किसके अंदर होते हैं, स्टैंड बाय लॉस, यानी कि इस वक्त जो पावर प्लांट है वो यूज में नहीं है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा लॉस किस पावर प्लांट में होंगे, सबसे कम तो होंगे भाई हाइड्रो पावर प्लांट में। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्टैंड बाय लॉस होते हैं, यानी कि वो मान ले
पावर प्लांट है, यूज में नहीं आ रहा है इस टाइम पे, तो क्या उसमें नुकसान होंगे? नुकसान तो होंगे, लेकिन सबसे कम नुकसान किस में होंगे? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर होंगे। और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि स्टैंड बाय लॉस सबसे कम किस में होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की, यानी कि इसमें काफ़ी लोड होते हैं जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं घरेलू भार की। घरेलू भार में क्या क्या आते हैं? जैसे फैन आ गए, घरों में क्या क्या लोड जुड़े होते हैं? फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, हीटर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, छोटी मोटर होगी, मिक्सी होगी। ये कौन से प्रकार के लोड होते हैं? ये डोमेस्टिक लोड यानी कि घरेलू भार होते हैं। ठीक है, और ये जो लोड होता है ना, घरेलू लोड, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मौसम के ऊपर कौन डिपेंड करता है? घरेलू भार। अब मान लीजिए पंखे हैं, ये गर्मियों में चलेंगे, फ्रिज जो है सर्दियों में थोड़ा बहुत चलता है, एसी हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, ये कब चलते हैं? ये चलते हैं गर्मियों में। अब हीटर है, ये कब चलता है? गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये चलते हैं सर्दियों में। इसलिए जो घरेलू भार होते हैं ना, ये मौसम पर डिपेंड करते हैं। और इनका लोड फैक्टर कितना होता है? लोड फैक्टर होता है 10 से 12% के बीच में। अभी आगे बताऊंगा कि लोड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो डोमेस्टिक लोड होता है, इनका लोड फैक्टर 10 से 12% होता है। अब आगे है इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड में क्या है? जो बड़े बड़े प्लांट हो गए, जो फैक्ट्रियाँ होती है, जो कंपनियाँ होती है, उनके अंदर जो लोड जुड़ा रहता है वो इंडस्ट्रियल लोड की कैटेगरी में आता है। और ये लोड जो है मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि आप सभी को पता है जो कंपनियां होती है, जो फैक्ट्रियां होती हैं, वो 12 महीने जो है चालू रहती हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अब आगे है कमर्शियल लोड, यानी कि वाणिज्य भार। जो दुकानें होगी, उनका जो भार होता है, उनको हम वाणिज्य भार की कैटेगरी में लाते हैं। और ये जो लोड होते हैं ना, ये भी मौसम पर डिपेंड करते हैं, मौसम पर डिपेंड करते हैं भाई, कमर्शियल लोड भी। क्योंकि आप सभी को पता है इनके अंदर भी एसी लगे होते हैं, और वो एसी क्या है? सर्दियों में तो चलते नहीं है, गर्मियों में चलते हैं। अब जो और भी एग्जांपल हम इनके ले सकते हैं, जैसे डायरी होती है, जो दूध की डायरी होती है, वहाँ पर फ्रिज जो है गर्मियों में 24 घंटे चलता रहता है और पूरी कूलिंग के साथ चलता है, लेकिन सर्दियों में क्या है? उसकी कूलिंग कम कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो कमर्शियल लोड है ना, वो भी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। आगे है म्यूनिसिपल लोड, यानी कि नगर निगम से संबंधित जो लोड होता है। वो कौन कौन से लोड होते हैं? जैसे रोड, यानी कि स्ट्रीट लाइट होगी, जैसे स्ट्रीट लाइट किसके अंदर आती है? पानी की सप्लाई हो गया, ये म्यूनिसिपल सप्लाई, म्यूनिसिपल लोड के ऊपर जाता है। इसका लोड जो होता है, पानी का लोड हो गया, रोड की लाइट होगी, जो विकास हम जो डेवलपमेंट होती है, वो किसके ऊपर जाती है? वो म्यूनिसिपल लोड की कैटेगरी में आती है। आगे समझते हैं इरिगेशन लोड, यानी कि कृषि भार क्या होता है? यानी कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो लगी होती है खेतों के अंदर, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो खेतों के अंदर लगी रहती है, उसका लोड हम इरिगेशन की कैटेगरी में लगाते हैं। ट्रैक्शन लोड आ गया। ट्रैक्शन लोड जैसे ट्रेन होगी भाई, जो रेलवे का लोड होता है, ट्रॉली होगी, बसें होगी, कार होगी भाई, उनका लोड जो है संकर्षण भार यानी कि ट्रैक्शन लोड की कैटेगरी में आता है। अब आगे समझते हैं कनेक्टेड लोड क्या होता है, यानी कि संयोजित भार क्या होता है। मान लीजिए एक घर है, उस घर में 10 बल्ब के पॉइंट लगे हुए हैं, 5 फैन के पॉइंट लगे हुए हैं, 2 गीजर लगे हुए हैं, 2 एसी लगे हुए हैं। जो जितना भी लोड है ना, ये जो कनेक्ट किया गया है, इसी को हम कनेक्टेड लोड कहते हैं, यानी कि संयोजित भार कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 10 बल्ब है, 5 पंखे, 2 गीजर और 2 एसी एक ही बार में चलाए गए हो, नहीं, ये बस केवल संयोजित भार की बात हो रही है। यानी कि इतना जो लोड है ये कनेक्ट किया गया है, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि ये सभी लोड जो है एकदम से चलाए गए हो, नहीं, ये बस कनेक्टेड लोड की बात हो रही है यहाँ पर कि कितना लोड जो है कनेक्ट किया गया है। कनेक्टेड लोड आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कनेक्टेड लोड के बाद हम समझते हैं मैक्सिमम डिमांड या फिर पीक डिमांड, जिसे कहते हैं अधिकतम मांग या फिर शिखर भार। शिखर भार क्या होता है? जो एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट पर
दिए गए समय के समय में एक अधिकतम मांग आई। मान लीजिए 4 बजे, सुबह 4 बजे 4 मेगावाट का लोड आया, 6 बजे 6 मेगावाट का, 8 बजे 8 मेगावाट का, 10 बजे 10 मेगावाट का। इसी तरीके से कुछ कुछ लोड आता रहा पूरे दिन में। तो अब अधिकतम मांग या फिर शिखर भार क्या हुआ, जिस टाइम भी सबसे ज़्यादा लोड की डिमांड आई ना, मान लीजिए ये 10 मेगावाट की लोड की डिमांड आई है, ये मान लेते हैं 12 बजे आई है। कितने बजे आई है? 12 बजे। और पूरे दिन में 10 मेगावाट से अधिक जो है डिमांड नहीं आई मैक्सिमम एक पावर प्लांट पर। तो उस पावर प्लांट की उस दिन की मैक्सिमम डिमांड कितनी हो जाएगी? 10 मेगावाट की हो जाएगी। ये होती है मैक्सिमम डिमांड या फिर पीक डिमांड। अब मान लीजिए रात को शाम को 6 बजे आ गई, शाम को 6 बजे 18 मेगावाट का लोड आ गया। 18 मेगावाट का लोड आ गया कितने? 6 बजे। तो उस पावर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड कितनी हो जाएगी? 18 मेगावाट हो जाएगी। ये होती है मैक्सिमम डिमांड। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम डिमांड ना हमेशा कम रहती है। किससे? कनेक्टेड लोड से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। क्या कहा मैंने? हमेशा मैक्सिमम डिमांड ना कम होती है। मैक्सिमम डिमांड हमेशा कम होती है कनेक्टेड लोड से। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। हम मान लीजिए ये तो एक घर की बात होगी, अब दूसरे एक फैक्ट्री की बात होगी। अब दूसरी फैक्ट्री में क्या होगा? उस फैक्ट्री में भी 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 फैन लगे हुए हैं, 10 AC लगे हुए हैं, 10 उसके अंदर गीजर लगे हुए हैं। तब क्या है, अब मान लीजिए इसमें 10 बल्ब में से केवल 5 ही बल्ब, किस टाइम की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है, मान लीजिए इस 6 बजे की बात हो रही है, जिसके अंदर 18 मेगावाट का लोड आया है। कितना? 18 मेगावाट का लोड आया है। अब उस टाइम पर 10 बल्ब में से केवल 5 बल्ब जग रहे होंगे, 5 पंखों में से 4 पंखे चल रहे होंगे, 2 गीजर में से एक चल रहा होगा, 2 AC में से एक AC चल रहा होगा। तो उस टाइम जो है मैक्सिमम डिमांड तो ये बनेगी। लेकिन कनेक्टेड लोड तो इतना है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम डिमांड इतनी आ गई। अब दूसरी फैक्ट्री में 10 बल्ब में से 5 बल्ब चल रहे हैं, 5 फैन चल रहे हैं, 5 AC चल रहे हैं और 5 ही गीजर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैक्सिमम डिमांड तो केवल 20 मेगावाट की। अब इसको हम वाट में ही मान लेते हैं। मान लीजिए ये 10 मेगावाट है और ये 5 मेगावाट है। कनेक्टेड लोड कितना है? 10, ये 40, कितना है? मान लीजिए 40 मेगावाट है। कनेक्टेड लोड कितना है? 40 मेगावाट। लेकिन मैक्सिमम डिमांड कितनी आ रही है? मैक्सिमम डिमांड आ रही है केवल 20 वाट की, 20 मेगावाट की। तो अब आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि जो मैक्सिमम डिमांड होती है ना, वो कम होती है कनेक्टेड लोड से। क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर एक इक्विपमेंट एक ही टाइम पर चलाया जाए। जरूरी नहीं है कि एक इक्विपमेंट हर एक ही टाइम पर चला जाए, ठीक है ना। इसलिए मैक्सिमम डिमांड हमेशा कम रहती है कनेक्टेड लोड से। अब एक इसमें पॉइंट होता है एवरेज लोड का। एवरेज लोड, एवरेज लोड क्या होता है कि दिए गए समय में जितनी ऊर्जा यूज की गई है ना, उस ऊर्जा को उस समय से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या है? एवरेज लोड निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे एक दिन में 100 मेगावाट बिजली यूज हुई है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? हमारी दैनिक क्षमता, हमारी दैनिक औसत भार निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दैनिक औसत भार निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से होता है एक मंथली एवरेज लोड। मंथली एवरेज लोड होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए एक महीने में 1000 मेगावाट की बिजली यूज की गई है और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम इसे सोल्व कर दे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? मंथली एवरेज निकल कर आ जाती है। ठीक है भाई। एवरेज लोड आपको समझ आ गया होगा कि दिए गए समय के अंदर कितनी उसने ऊर्जा यूज की गई है, और कितना उसको टाइम लगा है, उस टाइम से उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डेली एवरेज लोड निकाला और मंथली एवरेज लोड निकाला, इसी प्रकार से ना एक होता है ईयरली एवरेज लोड। क्या होता है? ईयरली एवरेज लोड कि एक साल का एवरेज लोड कितना है। मान लीजिए उसके अंदर है 2000 मेगावाट
और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको सोल्व कर दीजिए, हमारे पास क्या है? ईयरली एवरेज निकल के आ जाएगी, पूरे साल की एवरेज निकल कर आ जाती है। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की विविधता की। डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि एक पावर प्लांट पर एक टाइम पर मैक्सिमम लोड ना आए, ठीक है, बल्कि अलग अलग समय पर आए। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा उपभोक्ताओं को एक ही पावर हाउस से सप्लाई दी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर मैक्सिमम डिमांड ना आए। मान लीजिए कुछ लोगों ने अपना लोड 4 बजे चलाया, कुछ लोगों ने अपना लोड 5 बजे चलाया, कुछ लोगों ने अपना मैक्सिमम लोड 6 बजे चलाया, कुछ लोगों ने अपना मैक्सिमम लोड 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से 12 बजे 24 घंटे जो है अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर अपना मैक्सिमम लोड चला रहे हैं। ये होता है डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अपने जो उनकी मैक्सिमम डिमांड है ना, वो एक ही टाइम पर नहीं चला रहे हैं। मान लीजिए ये 4 घर हैं, इसका मैक्सिमम लोड क्या है? 10 किलोवाट, इसका है 2 किलोवाट, इसका है 5 किलोवाट, और इसका है 7 किलोवाट। ठीक है, ये 4 घर है, इनका ये मैक्सिमम लोड है। ठीक है, अब मान लीजिए 7 किलोवाट आ रहा है 8 बजे, इसका 5 किलोवाट ये लोड चल रहा है 5 बजे, इसका 2 किलोवाट ये लोड चल रहा है 10 बजे, 10 किलोवाट वाले का जो मैक्सिमम लोड है ये चल रहा है 12 बजे। तो ये होती है डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अलग अलग समय पर मैक्सिमम डिमांड आनी घरों की। ठीक है, उम्मीद आप सभी को ये समझ आ गया होगा डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड। अब समझते हैं रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि सुरक्षित क्षमता क्या होती है। सुरक्षित क्षमता जो है इसलिए बनाई जाती है ताकि पावर प्लांट ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए। ठीक है, ज्यादा ओवरलोड से बचाने के लिए हम रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं एक पावर प्लांट की। मान लीजिए एक पावर प्लांट जो है 5 मेगावाट की क्षमता का है। कितने का है? 5 मेगावाट की क्षमता का है, लेकिन जो उस पर मैक्सिमम डिमांड है ना, मैक्सिमम डिमांड उस पर केवल 3 मेगावाट की है। तो जो ये 2 मेगावाट बचेगी ना, ये 2 मेगावाट जो बची है, ये इसकी रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि प्लांट की क्षमता में से अगर हम अधिकतम मांग को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी निकल कर आ जाती है। और ये रिजर्व कैपेसिटी पावर प्लांट ट्रिप ना हो इस वजह से रखी जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा टाइम आ गया जब 3 मेगावाट से भी अधिक हमें बिजली की आवश्यकता पड़ गई, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास ये 2 मेगावाट की रिजर्व कैपेसिटी रखी हुई है, तो हम उस पावर प्लांट पर और भी लोड डाल सकते हैं। अगर रिजर्व कैपेसिटी ही ना हो, मान लीजिए 5 मेगावाट का ही पावर प्लांट है और 5 मेगावाट ही उसके अंदर मैक्सिमम डिमांड है, तब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में तो जो पावर प्लांट है वो ट्रिप हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम लोड 5 मेगावाट से बढ़कर 6 मेगावाट हो गया तो हम वहां से सप्लाई किस तरीके से दे सकेंगे, ये बताओ। इसलिए हम रिजर्व कैपेसिटी को रखते हैं। और ये रिजर्व कैपेसिटी भी है ना, 2 प्रकार की होती है भाई। जैसे एक होती है कोल्ड रिजर्व, एक होती है हॉट फास्ट रिजर्व। एक होती है फास्ट रिजर्व, एक होती है कोल्ड रिजर्व। अब फास्ट रिजर्व का मतलब ये है कि अचानक ही लोड बढ़ गया, अचानक ही 3 मेगावाट से 4 मेगावाट बढ़ गया, तो जो फास्ट रिजर्व होती है ना, ये जो तीव्र सुरक्षित क्षमता होती है, ये अचानक ही लोड अगर चाहे बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी जो है कार्य कर लेगी। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड रिजर्व होती है ना, ये अचानक से बड़े लोड में के लिए तैयार नहीं हो पाती है। इसको करने के लिए पहले इसको चलाना पड़ता है, दूसरी जो यूनिट होती है पावर प्लांट के अंदर उनको चलाना पड़ता है। ठीक है, ये होती है कोल्ड रिजर्व। यानी कि इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इस टाइम जो है लोड बढ़ने वाला है, मैक्सिमम डिमांड से ऊपर लोड जाने वाला है, इसलिए हम कोल्ड रिजर्व के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। लेकिन फास्ट रिजर्व क्या होती है? अगर बिना बताए मैंने पता ही नहीं चला कि लोड कब बढ़ गया, तब जो है फास्ट रिजर्व काम आती है हमारी। ठीक है, उम्मीद आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं भार वक्र को, यानी कि लोड कर्व क्या होती है।
लोड कर्व जो है लोड और टाइम के बीच में वक्र बनाया जाता है। किसके बीच में? लोड और टाइम के बीच में एक कर्व बनाई जाती है जो हमें ये बताती है कि किस टाइम कितना लोड बढ़ा है। जैसे हम अगर औद्योगिक भार की बात करें, किसकी? औद्योगिक भार की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर बजे हुए हैं, यहाँ पर 12 का टाइम है, यहाँ पर 6 का टाइम है, यहाँ पर 12 का टाइम है, या फिर से 6 का टाइम है, या फिर ये 12 दोबारा फिर से आ गया, ठीक है ना। तब उसमें कैसे ग्राफ बनता है देखिए, इसमें सुबह रात को 12 बजे चलता है एक नॉर्मल लोड, ठीक है, नॉर्मल लोड चला। फिर 6 बजे लोगों ने अपना काम पे जाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कंपनियां खुल गई, तो वहाँ पर जो है लोड ऐसे आ जाता है। फिर लंच टाइम होता है, लंच टाइम में 12 बजे के पास थोड़ा लोड नीचे आ जाता है, 1 बजे तक लोड नीचे रहता है, फिर से लोड दोबारा बढ़ जाता है। फिर 5 बजते हैं, 5 बजने के बाद फिर से लोड कम होना शुरू कर देता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। फिर जो रात को जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं उन्हीं का लोड केवल रहता है रात के टाइम। जहाँ पर नाइट शिफ्ट की ड्यूटियाँ चलती है, नाइट शिफ्ट में जो कंपनियाँ चलती हैं वहाँ पर केवल उन्हीं का लोड रहता है रात को। और ये कहाँ किसका बनाया? ये इंडस्ट्रियल एरिया का मैंने लोड बनाया है। किसका? इंडस्ट्रियल एरिया का। जो इंडस्ट्रियल कंपनियाँ होती हैं उनका लोड है ये, यानी कि 12 बजे तो रात को तो नॉर्मल लोड चलेगा, जो 1-2 कंपनियाँ कुछ खुलती हैं रात को। 6 बजे के बाद क्या है, 7 बजे या आसपास लोड चढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर लंच टाइम होता है, लंच टाइम में मशीनें बंद हो जाती है, फिर से लोड यहाँ पर कम हो जाता है। 1 बजे के बाद फिर से लोड बढ़ जाता है, और 5 बजे के बाद फिर से ये लोड कम हो जाता है, ठीक है। ये होती है इंडस्ट्रियल लोड की। किसकी? इंडस्ट्रियल लोड का लोड कर्व है ये। अब अगर हम बात करें शहर के लोड की, किसकी? शहर के लोड की, उसका लोड किस तरीके से बनता है देखिए। यहाँ पर 12 बजे हो गया, फिर से शाम के 6 और ये रात के 12 बज गए। देखिए इसमें लोड चलता है इस तरीके से, 6 बजे के आसपास, रात को 12 बजे ज़्यादा होता है, फिर 6 बजे के आसपास कम रहता है। फिर जो लोग अपनी दुकानें खोलना शुरू कर देते हैं तो लोड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, ये बनता है शहर का लोड इस तरीके से, ठीक है। अब लोड कर्व के अलावा ना एक और कर्व होता है जिसे हम कहते हैं मास कर्व। क्या होता है? मास कर्व होता है। और ये मास कर्व जो है टाइम और एनर्जी के बीच बनता है। टाइम और एनर्जी के बीच कौन सा कर्व बनता है? मास कर्व बनता है, ठीक है भाई। अब आगे समझते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनके बारे में जरूरी है समझना। अगर सवाल बना तो यहाँ से जरूर बनेगा भाई एक सवाल। डिमांड फैक्टर यानी कि मांग गुणांक क्या होता है? मांग गुणांक होता है अधिकतम मांग अधिकतम मांग बटे में संयोजित मांग। यानी कि मैक्सिमम डिमांड बटा में कनेक्टेड लोड, बटा में कनेक्टेड लोड। और जो डिमांड फैक्टर का मान है ना भाई, डिमांड फैक्टर का जो मान है हमेशा 1 से कम होता है। हमेशा 1 से कम कैसे होगा? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो अधिकतम मांग है वो कम रहती है किससे? संयोजित मांग से। अब मान लीजिए अधिकतम मांग कितनी है? 10 मेगावाट, लेकिन कनेक्टेड लोड कितना है? 15 मेगावाट। तो हमेशा इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 1 से कम ही तो बनेगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना, डिमांड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम रहता है। और ये क्या होती है? अधिकतम मांग कितनी है उस पावर प्लांट पे बटा में उस संयोजित मांग कितनी है। इसको कौन डिपेंड करता है, ये कौन दर्शाता है इसको? इसको दर्शाता है डिमांड फैक्टर, अधिकतम मांग बटे संयोजित मांग को। आगे समझते हैं लोड फैक्टर क्या होता है, भार गुणांक क्या होता है। ये होता है एवरेज लोड, एवरेज लोड बटा में मैक्सिमम लोड।
लोड फैक्टर किसको दर्शाता है? एवरेज लोड बटा में मैक्सिमम लोड को दर्शाता है। ठीक है भाई। और इसका भी लोड फैक्टर का भी जो मान है वो हमेशा 1 से कम रहता है। हमेशा क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। वो कैसे? देखिए, एवरेज लोड हमेशा कम रहता है मैक्सिमम डिमांड से। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए रात को 1 बजे 2 मेगावाट का लोड आ रहा है, 3 बजे 4 मेगावाट का, 4 बजे 5 मेगावाट का, 6 बजे 7 मेगावाट का, इस तरीके से लोड आ रहा है। ठीक है। अब 8 बजे फिर से 2 मेगावाट का आ गया। अब इनको एवरेज लोड क्या होता है मैंने आपको यहाँ पर बताया था, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज लोड क्या होता है कि दिए गए समय में के अनुसार, दिए गए समय में कितनी तो उसने बिजली यूज की है बटा में कितने घंटे लगे उसको उस बिजली यूज करने के लिए, ये बताया था आपको यहाँ पर एवरेज लोड का। अब ये बताइए यहाँ पर जो इतनी बिजली यूज की है कितनी यूज हुई है? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 2 20, यानी कि 20 मेगावाट की बिजली यूज हुई है। कितने घंटों में? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 घंटों में। तो इसका एवरेज लोड कितना बनेगा? 5 चौके 20, यानी कि 4 मेगावाट का एवरेज लोड आ गया। एवरेज लोड कितना आ गया? 4 मेगावाट का। अब इन्हीं 5 घंटों के अंदर मैक्सिमम डिमांड कितनी है? मैक्सिमम डिमांड तो 7 की है। तो 4/7 करेंगे तो कितना आएगा? हमेशा 1 से कम बनेगा। लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम बनेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एवरेज लोड होता है वो हमेशा कम रहता है मैक्सिमम लोड से। इसी वजह से लोड फैक्टर का मान 1 से कम रहता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि विविधता गुणांक की। विविधता गुणांक किसका अनुपात होता है? विविधता गुणांक होता है अधिकतम मांगों का योग। देखिए, अधिकतम यहां पर जो अधिकतम मांग है ना, ये उपभोक्ताओं की अधिकतम मांगों का योग है बटा में पावर प्लांट पर, पावर प्लांट पर अधिकतम मांग। देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर होता है अधिकतम मांगों का योग किसके द्वारा? उपभोक्ताओं द्वारा बटा में पावर प्लांट पर अधिकतम मांग। और यहां पर डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से ज्यादा रहता है। ये एक ऐसा फैक्टर है भाई जिसका मान 1 से ज्यादा रहेगा। वो कैसे? अब वो भी समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए ये 4 फैक्ट्रियां हैं। अब इस पहली फैक्ट्री की जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 10 मेगावाट। कितनी है? 10 मेगावाट है। और ये आ रही है 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे आ रही है। और जो दूसरी फैक्ट्री है इसकी मैक्सिमम डिमांड है 12 मेगावाट, और ये आ रही है 8 बजे। और ये जो तीसरी फैक्ट्री है इसकी मान लीजिए 11 मेगावाट है, और ये जो आ रही है 9 बजे और मैक्सिमम डिमांड। और जो चौथी फैक्ट्री है उसकी मैक्सिमम डिमांड हम मान लेते हैं 10 मेगावाट की है, और ये मैक्सिमम डिमांड आ रही है 12 बजे। ठीक है भाई। ये चारों फैक्ट्रियों की जो मैक्सिमम डिमांड है ना, अलग अलग टाइम पर आई है चारों की। इसलिए यहाँ पर जो क्या है, अधिकतम मांगों का योग, यानी कि उपभोक्ताओं की अधिकतम मांगों, ये 4 उपभोक्ताएं हैं और इनकी अलग अलग डिमांड कितनी बनेगी भाई? 10 और 12 22, 22 और 11 33, 33 और 10 43। कितनी बनेगी? 43 मेगावाट बन गई। लेकिन पावर प्लांट पर अधिकतम मांग क्या बनेगी भाई? एक जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट पर मान लेते हैं अधिकतम मांग आई है 20 मेगावाट की। कितने की? 20 मेगावाट की। और ये आई है भाई 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। इसलिए 43 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या फल ज्यादा क्या बनेगा? ये हमेशा 1 से फालतू बनेगा डिवाइड करेंगे तो। बिल्कुल। इसलिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा रहता है। और एक बात याद रखना, अधिकतम मांगों, उपभोक्ताओं द्वारा अधिकतम मांगों का योग ज्यादा रहता है हमेशा पावर प्लांट पर अधिकतम मांग के। क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर एक फैक्ट्री वाले ने अपनी मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पर ली हो। अलग अलग टाइम पर भी तो उनकी मैक्सिमम डिमांड आ सकती है ना। लेकिन पावर प्लांट पर क्या है, मान लीजिए ये जो दोनों है ना, ये 12 और 11,
ये दोनों एक ही टाइम पर आई हो, मान लीजिए दोनों ही 8 बजे आई हो, ठीक है, और ये दोनों फैक्ट्रियाँ उस टाइम बंद पड़ी हो, 10-10 वाली दोनों फैक्ट्रियाँ उस टाइम बंद पड़ी हो, तो उस टाइम मैक्सिमम डिमांड कितनी बनेगी पावर, उस पर पावर प्लांट पे उस टाइम बन जाएगी 12 और 11 33, तो क्या है 33 बन गई। और उपभोक्ताओं की कितनी है 43, तो 43 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने जो देखा ना ये 8 बजे आई है, दोनों दोनों ही 8 बजे आई है, इसलिए 33 बन गई और टोटल है 43। तो जित कैसे भी कर लो हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा ही बनने वाला है, ठीक है भाई। आगे समझते हैं कैपेसिटी फैक्टर को, यानी कि क्षमता गुणांक क्या होता है। क्षमता गुणांक होता है एवरेज लोड, एवरेज लोड और प्लांट की क्षमता, प्लांट की क्षमता का अनुपात क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है, ठीक है भाई। और इसका मान भी है जो 1 से कम आता है, कैपेसिटी फैक्टर का मान भी हमेशा 1 से कम ही रहता है, क्योंकि एवरेज लोड कम होता है और प्लांट की क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आगे है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी कि उपयोगिता गुणांक क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम लोड यानी कि मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड बटा में प्लांट की क्षमता। और यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान भी हमेशा 1 से कम रहता है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम डिमांड हमेशा कम रहती है प्लांट की क्षमता से, प्लांट की क्षमता तो हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, मैक्सिमम डिमांड से तो ज़्यादा ही रहती है, ये तो पता ही है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है प्लांट की क्षमता भी 5 मेगावाट की है और मैक्सिमम डिमांड भी 5 मेगावाट की होगी, ऐसा तो नहीं है ना। हमेशा मैक्सिमम डिमांड कम रहती है, इसको कम रखा जाता है मैक्सिमम डिमांड को, या फिर प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। जब भी मैक्सिमम डिमांड बढ़ती है तो प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान भी 1 से कम ही रखा जाता है, एक ही रहता है, 1 से कम ही रहता है, ठीक है भाई। दोस्तों यहाँ पर होता है ना अपना ये वाला जो पावर जनरेशन वाला चैप्टर ना कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, जो हमेशा भारत में कितनी 11 केवी की बिजली जनरेट की जाती है, कितनी 11 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट की, 11,000 वोल्ट की हमेशा पावर जो है सप्लाई जनरेट की जाती है। उसके बाद पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जिनके द्वारा इस 11,000 वोल्ट को बढ़ाया जाता है। कितने बढ़ाया जाता है वो पावर उसके थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कितने उसको बिजली स्टेप अप करनी है। जैसे 11 केवी से बढ़ाकर 220 केवी करनी है उनको, या फिर 440 केवी करनी है, ठीक है। और इसमें भारत के अंदर ना जो मैक्सिमम किलो वोल्ट है वो 765 किलो वोल्ट है। कितना है 765 किलो वोल्ट जो है मैक्सिमम वोल्टेज है अपने भारत के अंदर। इससे ज़्यादा फालतू की ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो वोल्टेज है अपने भारत के अंदर नहीं है 765 से ज़्यादा, ठीक है। और जो बिजली जनरेट की जाती है वो कितनी की जाती है, केवल 11,000 वोल्ट बिजली जनरेट की जाती है, ठीक है भाई। हमेशा 11,000 वोल्ट की वो सप्लाई बनाई जाती है। और एक चीज़ और, जो गैस पावर प्लांट होता है ना, गैस पावर प्लांट, ये भी पीक लोड के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, पीक लोड के लिए। जिस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट पीक और बेस दोनों के लिए होता है, गैस पावर प्लांट पीक लोड के लिए बनाया जाता है भाई। और जो थर्मल पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो केवल बेस लोड के लिए बनाई जाती है, और गैस पावर प्लांट हमें केवल पीक लोड के लिए बनाया जाता है। एक ग्राफ और होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ। क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ किसके बीच में बनाया जाता है, ये बनाया जाता है टाइम के और क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के बीच में। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि जो हाइड्रोग्राफ है किसके बीच में बनाया जाता है, समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता को कौन सा ग्राफ दर्शाता है। एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जो समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता कौन सा ग्राफ दर्शाता है, हाइड्रोग्राफ दर्शाता है। हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सेंटर के एग्जाम में पूछा था ये सवाल। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड और टाइम के बीच में बनाया जाता है हाइड्रोग्राफ को, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर ना अपना होता है पावर जनरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट। केवल 2 क्लासेस हैं और एक सवाल जो है यहाँ से बनाया गया था, वो क्या पूछा गया था,
वो पूछा गया था भाई, ये देखिए ये सवाल पूछा गया था हरियाणा एलएमएस से 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू द डैश ऑन द पावर स्टेशन। यानी कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो किस किस का रेशियो होता है ये पूछा गया था। इसमें एक तो बता दिया इन्होंने सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी कि उपभोक्ताओं के अलग अलग जो मैक्सिमम डिमांड होती है उनका सम यानी कि जोड़, बटा में क्या था उसमें मैक्सिमम डिमांड। और जो मैंने आपको बताया जो डाइवर्सिटी फैक्टर है उसका मान हमेशा एक से ज़्यादा रहता है भाई। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा एक से ज़्यादा होता है क्योंकि जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है वो ज़्यादा बनेगी मैक्सिमम डिमांड से। और ये सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है हरियाणा एलएमएस के। मैंने आपको बताया अगर इस चैप्टर से सवाल बनाना तो इस पॉइंट से जरूर बनेगा, गुणांकों से जो फैक्टर्स हैं ये। इसलिए इन पांचों फैक्टर को अपने नोट्स में लिख लेना भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि पांचों फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपकी बार यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में पूछ ले एग्जाम में। और बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया था सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा में मैक्सिमम डिमांड। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।